तो हेलो दोस्तों, नमस्ते, राम राम। आप सभी को खम्मा गणी, जय जौहर। मैं आपके सामने एक और वीडियो लेकर आया हूँ, लेकिन मैंने सोचा इस बार आपके जीके के साथ में हिंदी की भी तैयारी करवाएं, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि पीटीईटी का एग्ज़ाम की जो डेट है वो भी आ गई है और उसके फॉर्मिंग भी चालू हो गए। तो बच्चों की थोड़ी इसमें हेल्प हो जाएगी और सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम में भी हिंदी ग्रामर के जो क्वेश्चन बनते हैं वहाँ पर हेल्प हो जाएगी। उसके बाद में एलडीसी वगैरह चल रहे हैं तो उसमें भी काम आ जाएंगे। तो इसलिए सोचा कि सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहे हैं। ग्रामर में जो बेसिकली पूछे जाते हैं और आज तक के आए हुए जो प्रश्न है वही है, कोई अलग से नहीं दिया हुआ है। और यही प्रश्न ज़्यादातर रिपीट होते हैं इन टॉपिकों में। तो मैं आपको बता दूं, मेरा खुद का अनुभव है। तो मैं शुरू करूँ ज़्यादा समय ना लेकर। अपना पहला प्रश्न है, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे गुरु स्वर कहते हैं। ये बात हो गई। इसके बाद मैं इसको थोड़ा सा बारीक कर देता हूँ। हाँ। जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राओं को समय लगता है उसको गुरु स्वर कहते हैं और इसको दीर्घ स्वर के नाम से भी जाना जाता है। दीर्घ स्वर भी इसको कहते हैं, ये ध्यान में रखना है। संयुक्त स्वर किसको कहते हैं, मूल स्वर किसको कहते हैं, लघु स्वर भी किसको कहते हैं, ये भी अपन देखेंगे। लेकिन आगे है ना, स्टेप बाय स्टेप देखते जाएंगे तो सही रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते जाओ क्योंकि पीडीएफ बनानी है इसकी, काम आएगी करके। वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? वर्ण दो प्रकार के होते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, ये ध्यान में रखना। अब वर्ण दो प्रकार के होते हैं तो कौन कौन से? तो स्वर और व्यंजन, है ना। स्वर और व्यंजन ये दो प्रकार के। इसके बाद में स्वरों के भी कुछ भाग होते हैं और व्यंजनों को भी बांटा गया है, तो इस प्रकार से ये चलेगा। तो वर्ण होते हैं दो प्रकार के, ठीक है, स्वर और व्यंजन। तो इनको अपन और भी आगे अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत बार ये पूछा जा चुका है और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए प्रश्न ही मैं पूछ रहा हूँ, ये ध्यान में रखें। तो वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है उच्चारण में लगने वाला समय। एक मिनट, पेन बन गया। उच्चारण में लगने वाला समय, ये वर्णमाला में मात्रा का अर्थ होता है, ये ध्यान में रखना। अब वर्णमाला में मात्रा का अर्थ क्या है, इसको समझने के लिए आप थोड़ा सा समझते हैं। जैसे कि अ, आ, ई, बड़ी ई, ये क्या है? ये है स्वर, लेकिन इनको ही मात्रा के रूप में उपयोग में लिया जाता है। तो ये इनके भी अलग अलग प्रकार होते हैं। दीर्घ स्वर, उसके बाद में लघु स्वर, दीर्घ स्वर, फिर उसके बाद में प्लुत स्वर, इस प्रकार के अलग अलग होते हैं। तो ये क्या, उनमें लगने वाला समय के आधार पर होता है। एक मात्रा का समय लघु स्वर, दो मात्रा का समय दीर्घ, और तीन मात्रा का समय प्लुत स्वर कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। संयुक्त स्वरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो संयुक्त स्वरों को छोड़कर हिंदी में मूल वर्णों की संख्या कितनी है? तो ये ध्यान में रखें, संयुक्त स्वरों को छोड़कर हिंदी में जो मूल स्वरों की संख्या है वो 44 है। तो संयुक्त अक्षर जो संयुक्त वर्ण है वो है कितने हैं? तो ये अपन को पता होना चाहिए। ये है 4। कौन से? अक्ष, त्र और ज्ञ। ठीक है, मैं अभी आपको यहाँ पर नहीं लिख कर बताऊंगा, आगे इसका भी आएगा तो अपन देखेंगे, ठीक है, क्योंकि बहुत कुछ पढ़ना है। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? तो उच्चारण के कालमान को कहा जाता है मात्रा। उच्चारण के कालमान को क्या कहा जाता है? मात्रा। अब कालमान से मतलब है उसमें लगने वाला समय। ये क्या है? यही उच्चारण का कालमान कहलाता है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके आगे अपन देखते हैं कि जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसे क्या कहते हैं? तो अभी अपने बात हुई थी, जिस स्वर के उच्चारण में दो मात्राएं लगती है उसको कहते हैं गुरु स्वर कहते हैं, या उसको दीर्घ भी कह सकते हैं, या दीर्घ भी कहते हैं। दीर्घ भी कह सकते हैं और गुरु भी कह सकते हैं। ये दो प्रकार है, दोनों नाम याद रखने हैं, क्योंकि कभी एग्जाम में गुरु आ जाए या एग्जाम में आ जाए दीर्घ। ये लास्ट मैंने जिस एग्जाम से उठाया था उसमें गुरु दे रखा था उन्होंने। ध्वनि किसकी लघुत्तम इकाई है? तो ध्वनि है किसकी लघुत्तम इकाई, ये बताना है। तो ध्वनि जो है वो भाषा की लघुत्तम इकाई है, ये ध्यान में रखना है, ठीक है। शब्द किसकी लघुत्तम इकाई है, अक्षर किसकी लघुत्तम इकाई है, वाक्य किसकी लघुत्तम इकाई है, वो भी टाइम आने पर आगे दिखाएंगे, ठीक है। अभी अपन प्रश्न की बात करें तो अपन इसमें देखें तो सही रहेगा। फिर भी मैं आपको बता दूं कि ये आपके प्रश्न जैसे आगे बढ़ते जाएंगे इन सब के आपके उत्तर मिलते जाएंगे, है ना। फिर भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? तो भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है शब्द। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई कौन सी है? शब्द। वही ध्वनि की जो सार्थक लघुत्तम इकाई है वो वर्ण कहलाती है, ये ध्यान में रखना है ना। और उसी के आधार पर अपन ये प्रश्न का उत्तर निकल जाता है कि भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई है वो शब्द कहलाती है। नेक्स्ट प्रश्न, किस क्रमांक वाली ध्वनि किस क्रमांक वाली ध्वनि अक्षर ध्वनि है? यानी कि देखो, अब इसको थोड़ा सा अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे कि ये पूछना ही क्या चाह रहा है और इसका उत्तर अपन क्या दे सकते हैं। कि किस क्रमांक वाली ध्वनि में अक्षर ध्वनि है? तो ये देखो, त, च, इसके बाद ई और श, इसमें से कौन सी है? अक्षर। अक्षर का मतलब क्या होता है? अक्षर का मतलब होता है जिसका क्षर नहीं हो सके, क्षर ना हो, यानी कि उसके टुकड़े नहीं हो। अब इनमें से ऐसा कौन सा वर्ण है जिसके टुकड़े नहीं होंगे?
अब बताओ। अब देखो देखो, जैसे कि अपन जानते हैं कि कोई भी व्यंजन वर्ण अगर पूरा होता है तो उस व्यंजन वर्ण को पूरा करने के लिए उसमें स्वर को जोड़ा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे त, तो त में कौन सा स्वर जुड़ा हुआ है? अ जुड़ा हुआ है। तो ये अक्षर है ही नहीं, क्योंकि त के टुकड़े करने के बाद में अपन को अ मिल सकता है, ठीक है। उसके बाद में च के टुकड़े करेंगे तो अ निकलेगा स्वर अलग से, लेकिन ई के टुकड़े करने के बाद में कोई भी स्वर अलग से नहीं निकलेगा, क्योंकि ई अपने आप में ही स्वर है, तो अलग से स्वर आता ही नहीं। और श में भी अ स्वर जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पर आप कह सकते हो इसका पूरा पूरा उत्तर सही है, ई उत्तर है। तो ये ध्यान में रखना है। इसके बाद में देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? तो देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या है 11। देवनागरी लिपि में स्वरों की संख्या कितनी है? 11 है। ये ध्यान में रखना है, ठीक है। बहुत सरल प्रश्न है। और बहुत बार कुछ बच्चे ये कहेंगे कि 13 होते हैं, 13 होते हैं, लेकिन 13 में जो और अह जो होता है वह स्वर नहीं है, ये ध्यान में रखना, ठीक है। स्वरों की स्वर जो है वो अव तक ही होते हैं, तो ये ध्यान में रखना अच्छी बात है ना। मैं यहाँ पे क्रॉस लगा देता हूँ, कहीं गलती से याद रह जाए। फिर स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर, स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण स्थान के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? स्पर्श व्यंजनों को उच्चारण के आधार पर कितने भागों में बांटा गया है? तो ये ध्यान में रखना है, उच्चारण के आधार पर बांटा गया है 5 भागों में। अब स्पर्श व्यंजन है कितने? तो स्पर्श व्यंजन है 25। अब बोलोगे 25 कैसे हुए? तो जितने भी हैं, वर्ग वाले वर्ण, वो सारे के सारे स्पर्श व्यंजन में ही आएंगे। क, च, ट, त और प। अब बोलोगे कि ये तो हुए सब 5, तो इनके जो क, ख, ग, च, छ, ज, इ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। यानी कि ये जितने भी ये 5 5 5 5 का जो जोड़ा होता है, ये इनके 5 भागों में बांटा हुआ है। इनमें 5 अक्षर होते हैं, इस वजह से इनके जो उच्चारण स्थान है उसको कितने भागों में बांटा है? 5 भागों में बांटा है। अब कौन कौन से वो 5 भाग के उच्चारण स्थान है उसको भी अपन देखेंगे, ठीक है कि आगे। किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? देखो वही उच्चारण स्थान जो कह रहे थे अपन, है ना, कि तालव्य व्यंजन नहीं है, यानी कि तालु से उच्चारित होने वाला व्यंजन कौन सा नहीं है? तो देखो च, घ, य या य, इनमें से कौन सा है? तो आपको कौन सा है वो देखते हैं। तो च है वो तालु से उच्चारित होने वाला है, य है वो तालु से उच्चारित होने वाला, और य है वो भी तालु से उच्चारित होने वाला है। क्यों? क्योंकि ईचु यशानाम, ईचु यशानाम तालु, ये वाला सूत्र काम करेगा साहब इसमें। तो इसमें ई आएगा, च वर्ग आ जाएगा, य आएगा और श आएगा, कौन सा? तालव्य शकार, इसलिए तो ये तालव्य शकार है। और एक शकार दूसरा आता है जिसको अपन षटकोण वाला कहते हैं, वो मूर्धन्य शकार होता है, ठीक है। उसके बाद में ये सब वर्ण इसमें तालव्य में आएंगे, तो ये ध्यान में रखना है। तो इस आधार पर तालव्य व्यंजन कौन सा नहीं है? तो तालव्य व्यंजन नहीं है वो है ग। ग तालव्य व्यंजन नहीं है। तो ये घ तालव्य व्यंजन नहीं है, तो कौन सा है? तो ग जो है वो कंठ्य है। कौन सा है? कंठ, इसका उच्चारण स्थान है वो कंठ्य है, ये ध्यान में रखना है, कंठ्य, ठीक है क्या। अब नेक्स्ट प्रश्न पर जाएंगे अपन। निम्नलिखित ध्वनियों में से बताइए कि कौन सा वर्ण ओष्ठ नहीं है? ओष्ठ वर्ण नहीं है, यानी कि इसका उच्चारण स्थान ओष्ठ नहीं है, ऐसा कहना चाह रहा है। तो म, प, फ या य, कौन सा नहीं है? तो अभी इससे पहले वाले प्रश्न में अपन ने देखा था कि इचु यशानाम तालु, कौन सा देखा था? इचु यशानाम तालु। तो इचु यशानाम तालु में तो ई आ जाता है, च वर्ग आ जाता है, वर्ग आ जाता है, और ये श आ जाता है, तालव्य शकार। तो इसमें य जो है वो च वर्ग के अंतर्गत आता है, इस वजह से ये ओष्ठ वर्ण नहीं है। जबकि म, प, फ, ये म, प, फ जो है वो ओष्ठ्य वर्ण है, ओष्ठ्य वर्ण है, ये ध्यान में रखना। तो इसमें आएंगे कौन से? प, फ, ब, भ और म, ये ओष्ठ्य वर्ण में आ जाएंगे, ठीक है क्या। इसका जो सूत्र है वो उपपदमानीय नाम ओष्ठो है, उपपदमानीय नाम ओष्ठ, तो ये ध्यान में रखना है। फिर देखेंगे कि उच्चारण स्थान की दृष्टि से इनमें से कौन सा व्यंजन तालव्य है? कौन सा व्यंजन तालव्य है? तो सीधी सी बात है, अभी अपन ने देखे तालव्य व्यंजन कौन कौन से होते हैं। त जो है वो तालव्य व्यंजन होता ही नहीं है, प होता नहीं है, ज और व। तो इसमें आपको ध्यान में रखना है, च वर्ग में कौन सा आएगा? च वर्ग में ज आता है, और च वर्ग के वर्ण जो है वो कौन से हैं? तालव्य व्यंजन, तालव्य, उच्चारण मतलब इसका उच्चारण स्थान है वो तालव्य होता है च वर्ग का, तो ये ध्यान में रखना है। तो आपने त वर्ग की बात करी, तो त क्या है? त जो है, त वर्ग का जो उच्चारण होता है वह होता है दंत्य से होता है। किससे होता है? दंत्य, इसका उच्चारण स्थान है। तो प क्या है? प है उपपदमानीय नाम ओष्ठो, तो ओष्ठ हो जाएगा, ओष्ठ, ठीक है क्या। तो ये ध्यान में रखना है। तो ये व क्या है? तो व का उच्चारण स्थान होता है इसका सूत्र वकारस्य दंतोष्ठ,
ठीक है क्या? दंत और ओष्ठ दोनों का मिश्रण होता है व के उच्चारण में, तो ये ध्यान में रखना है। नेक्स्ट प्रश्न पर आते हैं, किस क्रम में तालव्य व्यंजन है? देखो फिर से कह रहा है कि कौन से क्रम में तालव्य व्यंजन है। तो अपन ने थोड़ी देर पहले से, या अपन इतने सारे क्वेश्चन देखे उस आधार पर आपको ऐसे ही पता चल गया कि जो च वर्ग है वो पूरा पूरा तालव्य व्यंजन में आ जाएगा, तो ये तालव्य है। तो ठीक है, तो ट क्या है? तो ट क्या है? ट आ जाएगा आपके, इसका सूत्र है ऋटुरषण मूर्धा। अच्छा, ऋटुरषण मूर्धा, यानी कि इसका री है वो भी मूर्धा से आएगा उच्चारण स्थान। उसके बाद में ट वर्ग का उच्चारण भी मूर्धा है, र है। इस प्रकार से ये जो उच्चारण स्थान है इसके वो मूर्धा हो जाएंगे। तो क वर्ग का उच्चारण कौन सा है? तो क वर्ग का उच्चारण स्थान है कंठ्य। कौन सा? कंठ्य, ये उसका उच्चारण स्थान है। तो त वर्ग का उच्चारण कौन सा है? तो त वर्ग का उच्चारण भी अपन ने देखा था पहले, कौन सा है? दंत्य। दंत्य इसका उच्चारण स्थान है, ये ध्यान में रखना है। ट वर्ग का, क वर्ग का, इन सभी ये पांच वर्गों का, यहाँ पर चार दिए हुए हैं, लेकिन पांचों वर्गों का जो उच्चारण स्थान होता है वो अलग अलग होता है। ऐसे ही देख सकते हैं कि पहले वर्ग वर्ग का जो पहला आता है क वर्ग, तो क वर्ग का उच्चारण स्थान होता है कंठ। इसके बाद में च वर्ग का उच्चारण स्थान होता है तालव्य। उसके बाद में आता है ये अपने ट वर्ग का उच्चारण स्थान होता है मूर्धा। उसके बाद में प वर्ग का उच्चारण स्थान होता है ओष्ठ, और त वर्ग का उच्चारण स्थान होता है दंत्य। तो ये पूरे पूरे ध्यान में रखने हैं, ठीक है। फिर उसके बाद में किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? किस क्रमांक में मूर्धन्य व्यंजन है? तो मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है जिसका उच्चारण स्थान मूर्धा से होता है? अभी इससे पहले बात करी, कौन सा? च होता है? नहीं, बिल्कुल ये नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये तो तालव्य, ये तो अपने तालव्य होता है। ख, ख भी नहीं होता क्योंकि ये तो कंठ्य होता है। प, प होता है? नहीं, प तो ओष्ठ्य होता है। तो ट, बिल्कुल ट होता है मूर्धन्य। मूर्धन्य, ये ट मूर्धन्य होता है। तो ये आपको याद रखना है, बहुत सरल है, बहुत सरल है। बस अपन सोचते हैं कि ये पढ़ाई कठिन है, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसको समझने के तरीके से अगर अपन समझेंगे अच्छे इजी तरीके से, तो ये सारे सारे याद हो जाते हैं। उच्चारण स्थानों को याद करना कोई कठिन काम नहीं है। ज और ध का उच्चारण स्थान कौन सा है? ज और ध का उच्चारण स्थान कौन सा है जी? ज है वो किस वर्ग में आता है? बिल्कुल च वर्ग में आता है, अपन जानते हैं, ठीक है। तो ध है वो किस वर्ग में आता है? वो आता है त वर्ग में। अब ये च वर्ग में आता है और ये त वर्ग में, तो च वर्ग का उच्चारण स्थान है तालु। कौन सा? तालु। तो त वर्ग का उच्चारण क्या है? दंत। क्या है? दंत। दंत्य कर देते हैं ना, दंत्य। तो तालु और दंत्य कहाँ दे रखे हैं? देखो तालु और दंत्य ये रहे, तालु और दंत्य यहाँ पर दे रखे, तो ये हो गया इसका उत्तर सही। फिर इसके बाद भाषा में स्वतः उच्चारित होने वाली ध्वनियों को निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो भाषा में जो स्वतः उच्चारित होने वाली जो ध्वनिया, उसको ना तो अक्षर कहते हैं, ना ध्वनि कहते हैं, ना वर्ण कहते हैं, कहते हैं स्वर। स्वरों का जो उच्चारण होता है वो बिना किसी रुकावट के या अवरोध के जो उच्चारित होते हैं वो स्वर होते हैं। स्वर कौन कौन से आप सभी जानते हो, अपन इतने छोटे बच्चे नहीं बताना पड़े, लेकिन फिर भी कह देते हैं कि अ से लगा करके औ तक के जो वर्ण है वो सारे के सारे स्वर कहलाते हैं। अ, आ, ई, उ, ए, ऐ, ओ, औ, अह। ठीक है। जिसमें से मूल स्वर कौन से हैं और दीर्घ स्वर कौन से हैं वो भी अपन देखेंगे। तो मूल स्वरों की संख्या जो है वो हिंदी वर्णमाला में मूल स्वरों की जो संख्या है वो है 4। हिंदी वर्णमाला मूल स्वरों की संख्या कितनी है? 4। कौन कौन से? तो मूल स्वर जो है वो अ आएगा, छोटा ई आएगा, और उसके बाद में उ आएगा और री आएगा। ठीक है क्या? तो ये जो है वो मूल स्वर है। तो ये ध्यान में रखना, मूल स्वरों की संख्या कितनी है? तो 4 है। और कौन कौन से हैं? तो ये है। ये प्रश्न एग्जाम में पूछा जा चुका है और 100% फिर से आने के चांसेस रहते ही हैं इन प्रश्नों के, ठीक है। क्योंकि व्याकरण ऐसी चीज है कि यहाँ पर ज्यादा घुमा फिरा के क्वेश्चन नहीं पूछते हैं। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो रिपीट ही होते रहते हैं, आज तक का रिकॉर्ड यही रहा है। तो ये ध्यान में रखें। जिन स्वरों के निर्माण में होंठ ओंठ जो है वो गोलाकार हो जाते हैं, यानी कि होंठ जो है वो गोल हो जाते हैं, तो वो उनको क्या कहते हैं? तो जिन स्वरों, जिन वर्णों या जिन स्वरों के निर्माण में जो होंठ है वो गोलाकार हो जाते हैं वो कहलाते हैं वृत्ताकार। क्या कहलाते हैं? वृत्ताकार। अब वृत्ताकार हो जाते हैं तो जो वृत्ताकार वर्ण है वो कौन से हैं? बिल्कुल साहब, अभी बताएंगे अपन। अपन ऐसे ही निकाल कर देखते हैं। देखो आ बोलेंगे, बोलेंगे तो अ का उच्चारण में कोई घूमता नहीं है, अपना जो होंठ है वो गोल नहीं होते हैं। आ में भी नहीं होते हैं, ई में भी नहीं होते हैं, बड़ी ई में भी नहीं होंगे, ऊ में बिल्कुल होते हैं, ऊ बोलो, ऊ में होते हैं, ए में नहीं होते हैं, ऐ में नहीं होते हैं, तो ओ में बिल्कुल होते हैं, ओ में।
और औ में भी होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। तो बहुत हुआ कि नहीं हुआ इजी। तो इस तरह से ध्यान में रखना, उ और औ या ओ जो है वो वृत्ताकार होते हैं, तो ये ध्यान में रखना है। और अवृत्ताकार में आ ई ए, ये जो है वो अवृत्ताकार में आ जाएंगे। तो इसी के साथ में अपना ये जो आज का टॉपिक था हिंदी वर्णमाला से संबंधित, वो समाप्त होता है। और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद भी आया होगा, और हम आगे भी ऐसे वीडियो बनाते रहेंगे। मेरी कोशिश यही रहेगी कि आपके जो ग्रामर से रिलेटेड या और बाकी एग्जामों में आने वाले कुल मिलाकर जितने भी प्रश्न बन सकते हैं वो बनाने की कोशिश करूंगा। और मैं आपको बता दूं कि मैं खुद हिंदी विषय से ही हूँ, तो इसलिए मुझे हिंदी पढ़ाना भी अच्छा लगता है और पढ़ना भी अच्छा लगता है। तो धन्यवाद, आपने मुझे इतनी देर तक सुना उसके लिए। और आने वाले अगले वीडियो के लिए आप मुझसे जुड़े रहिए, और इसके लिए आपको चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप सब्सक्राइब करोगे तो उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा और हिम्मत मिलेगी। और कमेंट में आप मुझे ये ज़रूर बताएं कि आपको ये मेरे द्वारा बताया गया जो वीडियो है वो कैसा लगा, और इसमें और क्या सुधार कर सकते हैं, और आपको किस टाइप की वीडियो चाहिए। आपको आपका जो भी टॉपिक कमज़ोर पड़ रहा है उस टॉपिक के आधार पर अपन बनाएंगे, और एग्जाम में आने वाले टॉपिकों के आधार पर वीडियो को बनाने की पूरी पूरी कोशिश की जाएगी, और आपका पूरा सपोर्ट मैं करूँगा। धन्यवाद दोस्तों।